हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं एक बेहतरीन सेशन में जहां पे हम करने जा रहे हैं सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है ईयर 2024 का टर्म 1 का पेपर है। ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन करूंगा। इसका सोल्यूशन, रिटन सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो सोल्यूशन है। और अगर किसी ने ये पेपर नहीं लगाया है तो प्लीज़ ये पेपर लगा के इस सेशन को देखिए, तो इसका सेशन का मज़ा ही अलग है। ठीक है, तो पहले आप इस पेपर को लगा लीजिए, लगाने के बाद इसका सोल्यूशन देखिए। ये एक डिटेल्ड सोल्यूशन होने वाला है। डिटेल्ड सोल्यूशन का मतलब है कि मैं आपको इसमें लगभग सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करता हुआ, उनको एक्सप्लेन करता हुआ ही आगे बढ़ूंगा। ये आप इसको स्कैन कर सकते हैं अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस ये सब आपको रिसीव होते रहें और बहुत सारी चीज़ें डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आया था वो था एंटोनिम्स पे। शुरू के जो क्वेश्चंस हैं वो एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स मतलब आपको इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो वर्ड पूछा गया था, शी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर मेडिकल ट्रीटमेंट विद एक्वानिमिटी। एक्वानिमिटी का मतलब होता है भैया पीस। पीस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी, क्योंकि ये इसका सिनोनिम होगा। मतलब आंसर नहीं, ये इसका सिनोनिम होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। एजिटेशन है ना, एजिटेशन का मतलब होता है अप्रोर, हाहाकार जिसे आप कहते हैं, या डिसऑर्डर, केओस, और यही होगा इसका आंसर। ठीक है, बी। ये सिनोनिम हो गया, ये आंसर हो गया। कंपोजर, ये एक और सिनोनिम है। प्लासिडिटी का मतलब भी ऑलमोस्ट यही होता है, रिलेटेड वर्ड है, फार सिनोनिम है। ठीक है, फार सिनोनिम है। आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज बीन वेहीमेंट इन ऑपोजिंग द आइडिया। वेहीमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप गुस्से में होते हैं, एंग्री या नॉट हैप्पी। एंग्री, ठीक है। तो एंग्री का उल्टा क्या हो जाएगा? सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब होता है झुका हुआ, थोड़ा सबमिसिव। आर्डेंट का मतलब होता है होपफुल। फर्वेंट का मतलब होता है वार्म, ना, जिसके अंदर इमोशंस ज्यादा हो। और इम्पैशंट का मतलब भी होता है, मतलब फुल ऑफ पैशन, जेलस। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निफारियस कौन होता है? निफारियस का मतलब होता है कुछ ऐसा जो एट्रोशियस हो, है ना, बुरा, इमोरल। तो फ्लैजिटियस, ये आप इसका सिनोनिम मान लीजिए। इसके लिए एक वर्ड और दे देता हूं आपको, एग्रीजियस या विलानस भी आप कह सकते हैं। एक्सरिकेबल, ये भी इसका सिनोनिम हो गया, बुरा होता है। एडमायरेबल, ये इसका एंटोनिम हो गया और यही इसका आंसर है। एडमायर का मतलब होता है प्यारा, एडमायरेबल, लवेबल। ठीक है। अबॉमिनेबल इज हेटफुल। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज बॉर्न हिज फैमिली वॉज इंडिजेंट। व्हेन ही वॉज बॉर्न हिज फैमिली वॉज इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर। प्रिटेंशियस का मतलब होता है शोवी। शोवी मतलब जो चीज दिखावट के लिए करी जा रही हो। पेन अगर हल्का है मैं रेड ले लेता हूं। ठीक है। एफ्लुएंट इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स रिच। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। ठीक है। इम्पिक्यूनियस का मतलब भी पुअर होता है, तो ये एक सिनोनिम हो गया। और रुइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। annihilated. So C is the correct answer for this one. Next question. Turbulent. So all of us are living in turbulent time. Turbulent का मतलब क्या होता है? बेसिकली बहुत ही ज्यादा नॉइजी, ऑब्स्ट्रीपरस, ये इसका सिनोनिम हो गया, मीनिंग इसका। टर्ब्यूलेंट, नॉइजी, डिस्टर्ब्ड। ट्रैंक्विल, ये अभी हमने पीछे वर्ड किया था पीस के लिए, ट्रैंक्विलिटी। देखा, एक ही तरह का वर्ड दो बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कैप्रिशियस का मतलब होता है विम्सिकल। विम्सिकल मतलब सन की साई, फ्री की, या समवन हु कीप्स चेंजिंग हिज माइंड, जो हमेशा चेंज करता रहता हो। फिकल,
फिकल माइंडेड ना, आज उसे वकील बनना है, कल जज बनना है, फिर उसे सोच रहा है कि अब सोच रहा है आईएएस बनता हूँ, फिर सोच रहा है नहीं नहीं मुझे डिफेंस करना चाहिए था। तो ऐसा आदमी कौन है? फिकल, कैप्रिशियस, whimsical। डेसोलेट इज लोनली एंड सैड, डेसोलेट। ऑब्स्ट्रिपरस नॉइजी का सिनोनिम है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलो तो 5 क्वेश्चन थे एंटोनिम के, वोकैबुलरी बेस्ड। अगले क्वेश्चंस किस चीज के? फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक आपको फिल करना है, 4 चॉइसेस दे रखी हैं। आई शैल नॉट बी गोइंग टू थिएटर। अब देखो ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है ना। आप चाहें तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 मैंने पढ़ा रखे हैं विक्रांत बैच में भी, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट, अगर यहाँ पे फ्यूचर टेंस आ गया है तो यहाँ पे आगे प्रेजेंट टेंस होने वाला है। कंडीशनल क्लॉज में मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इसमें मॉडल का इस्तेमाल हुआ है इसलिए मैंने इसको काट दिया। कंडीशनल क्लॉज में मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये पास्ट टेंस में चला गया इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। अब आंसर या तो इफ इट स्नोस या इफ इट स्नो होगा। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इट स्नो नहीं होता है, इट स्नोज होता है, क्योंकि इट सिंगुलर है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर, मैं थिएटर नहीं जा रहा होऊंगा अगर बारिश पड़ती, अगर क्या होता है बर्फ गिरती है, इफ इट स्नोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो देन 100 पैसेंजर कह रहा है, तो जब देन 100 पैसेंजर्स कह रहा है तो हमें ये बात तो पता चल गई कि यहां पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको एडजेक्टिव्स की क्लास में कराया है, विक्रांत बैच में जाके दे सकते हैं। ठीक है, या विराट में, जिसके पास पेड है वहां से देख सकता है। ठीक है, पेड में तो सब मिलेगा ही आपको। तो जब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो फ्यूएस्ट आंसर नहीं होगा, है ना। दूसरी बात, लेस क्या होता है? लेस यूज होता है काउंट नाउन के साथ, सॉरी नॉन काउंट, लेस शुगर, लेस राइस, नॉन काउंट, नॉन काउंट। तो लेस दोनों गलत हो गए, एक ही बचा नो फ्यूअर, यही आंसर होगा। और ये कंपैरेटिव डिग्री भी है, साथ ही साथ फ्यू का इस्तेमाल ही काउंट चीजों के लिए होता है। जैसे यहां पे 100 पैसेंजर्स है तो ये कौन सा नाउन है? काउंट नाउन है। तो क्या हुआ? नो फ्यूअर देन 100 पैसेंजर्स, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स। अब देखो ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स, तो ईच क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये जो है ना प्रेपोजिशन के बाद जो यूज होता है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगती नहीं है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ईच क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो ईच ऑफ दीज पेंटिंग इज मेड, बी इज द करेक्ट आंसर। इसको गहराई से जानने के लिए मेरी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, अब शुड के साथ तो मेड आ नहीं सकता, फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के साथ। ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स बी मेड, बी नहीं हो सकता, सब्जंक्टिव क्लॉज हो जाएगा, है ना। और आर ग्रामेटिकली रॉन्ग है। दिस इज एन एरा ऑफ एक्सट्रीमली डेंस पॉपुलेशन। तो देखो टेंजेंशियल का तो मतलब होता है जिसको आप छू नहीं सकते, टेंजेंशियल से यहां पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लैंग्विटी का मतलब होता है लेजीनेस, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। टोटली डेंस, टोटली डेंस कुछ नहीं होता, इट शुड बी एक्सट्रीमली डेंस, मतलब वेरी डेंस। तो यही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन। अब यहां पे अफेक्टेड बाय मतलब पहली बात तो इफेक्टेड नहीं आएगा, क्योंकि इफेक्टेड का मतलब होता है रिजल्टेड, और अफेक्टेड का मतलब होता है इंपैक्टेड या फिर इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, तो इन दोनों में से पहली बात तो ये अफेक्टेड वाला आंसर होगा, इसको काट देंगे और ये काट देंगे। अब इनमें से या इनमें से एक आंसर होने वाला है। तो अब आपने कहा रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन इज अफेक्टेड, अफेक्ट की जाती है, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा, इज अफेक्टेड बाय, आगे भी देखो बाय लगा है ना, पैसिव वॉइस में जाएगा, तो डी आंसर होगा, ना कि बी। इज अफेक्टेड, इज अफेक्टेड का मतलब है असर पड़ता है, जो रीडिंग एबिलिटी है यंग बच्चों में इज अफेक्टेड, उसका असर पड़ता है बाय स्पीच डिसऑर्डर्स। लो भाई, फिल इन द ब्लैंक्स कंटिन्यू होते हैं 11 से। शी हैज फेस्ड मोस्ट डैश डिफिकल्टी इन अरेंजिंग द फंड्स, तो डिफिकल्टी बहुत बड़ी है, तो शी हैज फेस्ड मोस्ट बिग, तो मोस्ट बिग तो कुछ नहीं होता है, या तो बिगेस्ट आप कहते तो कुछ बात होती, तो बिग गलत हो गया। ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट अनसरमाउंटेबल, ऑलमोस्ट बिग तो कुछ नहीं होगा ना, ऑलमोस्ट इनसरमाउंटेबल का मतलब है
जिसको ओवरकम ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनसरमाउंटेबली आंसर हो जाएगा। जाइजेंटिक और लार्ज ना काफी पॉजिटिव वर्ड्स हैं। जाइजेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल में ना, तो विशाल में डिफिकल्टी के लिए यूज नहीं होता। एक नेगेटिव वर्ड चाहिए तो इनसरमाउंटेबल कह सकते हैं, जिसको भेद पाना मुश्किल था, इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल, बी इज द करेक्ट आंसर। और स्कूल बिल्डिंग इज डैश डायलैपिडेटेड। इस अच्छा, डीपली जो यूज होता है ना, डीपली का मतलब प्रोफाउंड से होता है, तो डीपली प्रोफाउंडली होता है, ये नहीं हो सकता। प्रोफाउंड का मतलब है डीप, इंटेंस सिटी के हिसाब से होता है। सेटिस्फैक्ट्री, डायलैपिडेटेड का मीनिंग नहीं पता होगा, नहीं कर पाओगे। डायलैपिडेटेड का मतलब होता है वैनिंग, मींस ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मौत की कगार पे। कह रहा है कि हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो कहाँ है, मौत की कगार पे। तो ये साफ दिख रहा है। लिटिल, थोड़ी सी मौत की कगार पे तो नहीं बोलोगे, तो लिटिल गलत हो गया। तो विजिबली, विजिबली का मतलब है कि साफ दिख रहा है, हम देख सकते हैं मौत की कगार पे, दरारें पड़ी हुई, कभी भी गिर जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। रानीखेत इज अ प्लेस ऑफ रिमार्केबल, तो इसे ये आसान है भाई, सीनिक ब्यूटी बोलते हैं। सीन ब्यूटी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सीन नाउन है, हमें चाहिए एडजेक्टिव यहाँ पे। ये भी नाउन है, हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ब्यूटी क्या है, नाउन है। तो कैसी ब्यूटी थी, सीनिक ब्यूटी थी। सीनिक क्या हो गया, एडजेक्टिव, है ना, सीनिकली एडवर्ब है। तो ये तो आप ग्रामर से ही कर देते यार। सीनिक मतलब एकदम बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, सीन जैसी। द क्रिमिनल ऑन द रन मैनेज टू इवेड, इवेड का मतलब होता है भाग जाना, इवेड का मतलब होता है एस्केप। ठीक है, इन्वेड का मतलब होता है अटैक, तो मैनेज टू अटैक तो होगा नहीं। और स्लिप बहुत ही जनरल वर्ड है फिसल जाने के लिए, उससे बढ़िया वर्ड इवेड दिया हुआ है, इसलिए हम स्लिप नहीं लगाएंगे। सेम इज रन अवे, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, इवेड का मतलब होता है एस्केप कर जाना, छुप के निकल जाना। तो ये भागा नहीं है, छुप के निकल गया। द क्रिमिनल ऑन द रन मैनेज टू एस्केप कैप्चर बाय द पुलिस ऑफिसर, तो इवेड हो जाएगा, इवेड, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जहां पे क्लोज आंसर्स होते हैं। ये एक टफ क्वेश्चन था, ये एक आसान क्वेश्चन है अगर आपकी वोकैब ठीक है। सेल आप सिर्फ तब यूज करते हैं जब आप वाटर के थ्रू ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो ऐसी तो कोई बात आ नहीं रही है। एम्बार्किंग ऑन यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया है। एम्बार्किंग ऑन का मतलब है किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज पे चढ़ना, किसी चीज को बिगिन करना, ठीक है, किसी चीज का इनिशिएशन करना। तो आई एम एम्बार्किंग ऑन द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग वन न्यू लैंग्वेज एवरी ईयर, है ना। एडवेंचरिंग का मतलब होता है बिजनेस से, है ना, वेंचरिंग, एडवेंचरिंग, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। और कॉन्करिंग का मतलब होता है राइट नाउ, जो अभी हैपन हो रहा है, जो अभी चल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो एलिमिनेशन से आंसर आया बी। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसमें तो क्या ही एलिमिनेशन होगा, पता है तो ठीक है। वॉकिंग ऑन एक्शल्स का मतलब होता है कि भैया बहुत ध्यान से चलना, ठीक है। जैसे मैं कहूं, वेन एवर आई पोस्ट अ पोस्ट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आई यूजुअली वॉक ऑन एक्शल्स। क्या मतलब हुआ कि जब भी मैं कोई पोस्ट करता हूं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मैं ध्यान रखता हूं, केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स, कि किसी की भावनाएं ना, किसी की भावनाएं ना दुख जाए, है ना, इसका ध्यान रखता हूं। तो केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। फेदर योर ओन नेस्ट का क्या मतलब है, भाई अपना खुद का घोंसला सजाना, अपना फायदा देखना। टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, ये हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने कहा, दीज डेज पॉलिटिशियंस ओनली फेदर देयर ओन नेस्ट, दे डू नॉट कंसीडर कंट्री एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर फिश नॉर फाउल कहने का मतलब है कि
जैसे मान लो एक नई तरह की कार, एक तुमने कार देखी होगी आजकल बड़ी, कॉमेट, जो कॉमेट कार आई है आजकल, तो किसी ने मुझसे पूछा यार इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ये कौन सी कैटेगरी है, क्या कार है ये एसयूवी है, मेटाडोर है, क्रॉसओवर है, या फिर सिडैन है, क्या है ये, वैन है, क्या है ये? तो मैंने कहा ओ इट्स नाइदर फिश नॉर फाउल। भाई मुझे नहीं पता क्या है, इसके लिए तो नाम सोचना पड़ेगा। डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई ना, कोई ऐसा जानवर तुमने देखा होगा, मैथड जो हिस्टोरिकल मूवीज दिखाते हैं ग्रीक, और उधर उसमें जो फिनिक्स वगैरह अजीब अजीब जानवर दिखाते हैं बड़े बड़े, तो तुम कह नहीं सकते क्या किस तरह का है, तो दे आर नाइदर फिश नॉर फाउल। एलिफेंट इन द रूम का मतलब है एक ऐसी प्रॉब्लम जो एविडेंट है, आपके सामने है और आप उसे देख नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि आपकी कोई तैयारी नहीं है और कल आपका एग्जाम है, और आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है आज चल रहे हैं, उसकी भी तैयारी नहीं है, और आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है चल रहे हैं आइसक्रीम खाने, तो यार यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट सी एलिफेंट इन द रूम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई कल एग्जाम है, पढ़ ले बैठ के, टाइम कम है, तू समझ नहीं रहा है, द ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड। तेरे सामने ये देख हाथी खड़ा है रूम के अंदर, कल ही एग्जाम है, तू उससे अवॉइड नहीं कर सकता। द शिप हैज सेल्ड कहने का मतलब है अब भैया गया, मौका गया। मतलब मान लो कि ऐसा हो गया कि कोई बच्चा है जिसने सीरियसली पढ़ाई नहीं करी और टाइम उसके पास से निकल गया, वो ओवर एज हो गया सीडीएस के लिए, तो अब उसके पेरेंट्स उससे कह रहे हैं भाई देखो जो तुम बनना चाहते थे अब तो नहीं बन सकते। द शिप हैज सेल्ड, द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। अब तो टेरिटोरियल आर्मी सोच सकते हो। लो भाई ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आ गए जिसको आप कहते हैं पैराजम्बल्स। ठीक है, ये बहुत सारे आए थे इस बार, पूरा पेपर आप देखेंगे रीडिंग बेस से। यहां से देखिए पेपर रीडिंग बेस शुरू हो गया क्वेश्चन नंबर 21 से। और अब आप देखेंगे कि ये कब तक कितना ज्यादा रीडिंग बेस्ड रहा है। देखो भाई ये पी से तो स्टार्टिंग होगी नहीं, कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो पी वाला काट दो। क्यू से फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट गवर्नेंस और कंट्री इट इज द ड्यूटी, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो क्यू से भी स्टार्टिंग नहीं होगी। ये तय हो गया कि आर या पी से स्टार्टिंग होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन सर्टेन, इससे स्टार्टिंग हो सकती है। एस ऑफ द स्टेट से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आंसर सी हो जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ले डाउन करता है कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सही बात है, किसके, स्टेट पॉलिसी के, विच नॉट, विच दो नॉट जस्टिसिएबल आर, जो हालांकि जस्टिसिएबल नहीं है, क्यू में जस्टिसिएबल आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी किसकी, ऑफ द स्टेट, ड्यूटी किसकी, ऑफ द स्टेट। तो आपको यहां पे क्यू और एस मैंडेटरी पेयर भी मिल गए, आंसर हो गया सी। आसान क्वेश्चन था। हमें यहाँ पे ना बेस्ट आंसर पिक करना होता है, आपको कोई और भी बेहतर लग सकता है बट यू हैव टू पिक द बेस्ट वन। नेक्स्ट इज, अब देखिए क्यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा क्योंकि आर इवॉल्विंग, पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, दे भी नहीं रखा। एस या क्यू, एस कहता है इन दी मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, तो इन दी मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक कोई मतलब नहीं है, एस गया, तो क्यू स्टार्टिंग हो गई। तो क्यू एस या क्यू आर, तो पहले क्यू पढ़ लेते हैं, द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिकल लैंडस्केप। अब क्यू आर पढ़ लेते हैं, वेयर आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स, ये कोई समझ में नहीं आ रहा। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप से आस्पेक्ट रिलेटेड टू कोई मतलब नहीं आ रहा मिलिट्री फोर्स का। अब अगर क्यू और एस पढ़ते हैं तो जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिकल लैंडस्केप इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ऐसी वर्ल्ड जिसके बहुत सारे पोल्स हैं, इस डायनेमिक। अब आर पढ़ते हैं इस डायनेमिक, वेयर आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स आर इवॉल्विंग रैपिडली, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है और इसलिए बी आंसर होगा। ठीक है, तो जो आपके पास दो आंसर पड़े बचे हैं उनको पढ़ के देख लिया कीजिए, आपका आंसर अपने आप निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो भाई इसमें क्या हो जाएगा,
इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेक इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन, कोई मतलब नहीं है, पी से स्टार्ट नहीं हो रहा सेंटेंस, पता नहीं क्या क्या कह रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलैटरल फोरम्स, ये स्टार्टिंग है, तो भाई स्टार्टिंग क्यू से होगी, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ऐसे एक बार पढ़ लेते हैं, इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरीना, नहीं होगा आंसर इससे ना, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, आगे पता नहीं अरीना में क्या जोड़ेगा। क्यू के दो ऑप्शन भी हैं, तो क्यू आर या क्यू पी, क्यू पी पढ़ के देखते हैं। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलैटरल फोरम्स, पी क्या कहता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, हाँ है। टेकिंग इनटू अकाउंट, तो मल्टीनेशनल में सिर्फ एक ही चीज क्यों बता रहा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसका मतलब क्यू और पी नहीं होगा, ज्यादा चीजें डी में बताई गई हैं। क्यू आर क्या कहता है, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलैटरल फोरम्स, ठीक है। क्यू के बाद आ गया आर, रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट, किससे रिलेटेड, मल्टीलैटरल मतलब जिसकी बहुत सारी साइड से ऐसे फोरम्स, डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड, अब एंड को लेके जाएगा यहां पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एक फोरम यहां बताया है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे आर और पी आपको मैंडेटरी पेयर मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी, एस लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अब सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, देखिए कैसे। लिंक्ड इन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, दो स्टार्टिंग नहीं हो रही, पी से दे भी नहीं रखी। क्यू देख लेते हैं एक बार, क्यू क्या कहता है, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द क्यूएस, विद द सर्व शिक्षा अभियान, चलो हो सकता है। और क्यू आर अगर हम देखें तो क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द चिल्ड्रन इन द एज, चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक मैंडेटरी पेयर ढूंढते हैं इसमें। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years are directly linked, ये बिल्कुल सही जा रहा है, आर डायरेक्टली लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, तो आर और पी, और ये सीधी बात है ना, सही बात है, जो 5 से 8 साल के बच्चे हैं वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से, आर पी साथ में आ रहे हैं, आर पी हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन क्यू अब स्टार्टिंग नहीं हो सकता, अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद दी चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये बात पता चल गई, क्यू स्टार्टिंग नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, आर पी मैंडेटरी पेयर है, दोनों में दे रखे हैं, अब क्यू देखना है या एस देखना है, ठीक है। सो कह रहा है लिंक टू फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, दो हल थ्रू, अच्छा कह रहा है थ्रू किसके थ्रू, अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान, थ्रू क्लोज कोऑर्डिनेशन हो रहा है किसके साथ, सर्व शिक्षा अभियान के साथ, ना कि सिस्टम थ्रू सर्व शिक्षा अभियान अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द, इस पे एंड थोड़ी करेगा, दा पे एंड थोड़ी होगा, है ना, तो ये इसलिए एस पे एंड होगा, क्यू पे एंड नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे, बहुत आसान है, इसमें इतना है नहीं कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगाएं। आर स्पिरिचुअल हेरिटेज, भाई स्टार्टिंग हो सकती है पी से, एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ, नहीं होगी स्टार्टिंग, प्रैक्टिस एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ, आर योगा इज बीइंग, अब देखो एक मैंडेटरी पेयर मिला है हमें, बीइंग के बाद ना ये आ सकता है, योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है, तो एस और आर मैंडेटरी पेयर हो गए, एस आर हमें यहां मिला है, एस आर हमें यहां मिला है, एस आर यहां नहीं है, और एस आर यहां भी नहीं है, तो हम मान लेते हैं एस से स्टार्टिंग होगी, एस आर मिल गया कि योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, अब एस आर के बाद पी लगाओगे या क्यू, अगर पी लगाते हो तो क्या कहता है, लाइफ स्टाइल आर स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ, कोई मतलब ही नहीं आएगा, क्यू पी तो साथ में आ ही नहीं सकते, ये गलत हो गया, तो जो बचा वही आंसर हो गया, पी क्यू लगा के देखो, पी क्यू क्या कह रहा है, आर स्पिरिचुअल, ओह सॉरी ये वाला काटा ना हमने, ये वाला काटा ना हमने, क्योंकि एस आर तो आ गए थे दोनों में, उसके बाद पी क्यू नहीं हो सकता, ये ऑफ पे सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, क्यू लास्ट में नहीं आ सकता, इसलिए डी आएगा। क्या कह रहा है कि योगा जो है उसे प्रैक्टिस किया गया है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह, और बन गया है, और बन गया है क्या,
एक हिस्सा हमारे स्पिरिचुअल हेरिटेज का। आंसर मतलब पी जो होगा ये लास्ट होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, पी से वन हु हैज बीन ट्रबलिंग, स्टार्टिंग हो सकती है, दो जगह दे रखा है। अच्छा, बेटर देन द वन, अच्छा एस पढ़ लेते हैं, शी हु हैज बीन इन ट्रबल, ये ज्यादा बढ़िया स्टार्टिंग है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो पहले इसकी बात होगी, हु हैज, ही शी हु हैज बीन इन ट्रबल, तो स्टार्टिंग क्या होगी, स्टार्टिंग होगी हमारी एस से, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। एस आर और एस पी देखते हैं, एस पी देखते हैं, शी हु हैज बीन इन ट्रबल, टी हु हैज बीन ट्रबलिंग, अब ये कोई सेंस नहीं दे रहा एस पी, तो ये भी गलत हो गया, एक ही आंसर बचा सी। अब लगा के देख लो, शी हु हैज बीन इन ट्रबल, इसके बाद लगा लो आर, वुड नो द ट्रबल बेटर देन द वन हु हैज बीन ट्रबलिंग, मतलब है जो लड़की परेशानी में है वो बेहतर समझेगी परेशानी को उससे जो परेशान कर रहा है, मतलब परेशान होने वाला ज्यादा जानता है परेशानी को परेशान करने वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, पी से स्टार्टिंग हो भी सकती है पर दे नहीं रखी। द स्पीकर रिटियरेटेड, रिटियरेटेड का मतलब होता है कॉपी, बिफोर द ऑडियंस स्टार्टिंग हो सकती है, इज वैलिड आर से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। द फैक्ट दैट द ओल्ड एपिथेट, एक मैंडेटरी पेयर मिल गया, एपिथेट की बात कर रहे हैं और एपिथेट ये है, तो भाई एस और आर मैंडेटरी पेयर हो गए। ठीक है, पर जरूरी नहीं है, ऑडियंस ये भी तो कह सकती है। चलो ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इज स्टिल वैलिड, अच्छा वर्ब देखते हैं। अब ये जो है ना इज स्टिल वैलिड, ये कंक्लूजन है, ये लास्ट में आएगा, तो हम देखते हैं आर कहाँ कहाँ लास्ट में है। आर या तो यहाँ लास्ट में है या यहाँ लास्ट में। अब हमें स्टार्टिंग देखनी है, स्टार्टिंग हमें बहुत परेशान कर रही है। ठीक है कि स्टार्टिंग एज द फैक्ट दैट द ओल्ड एपिथेट, दोनों को हमें पढ़ना पड़ेगा। हम क्यू से शुरू करते हैं, क्यू एस अगर हम पढ़ते हैं तो द स्पीकर रीइटरेटेड बिफोर द ऑडियंस, जो स्पीकर है उसने कॉपी किया ऑडियंस के सामने, रीइटरेट मतलब कहा ऑडियंस के सामने, क्या कहा अब ये बताना पड़ेगा। अरे मिल गया, देखो रीइटरेटेड, क्या रीइटरेटेड, ये चीज द फैक्ट, द फैक्ट दैट, द फैक्ट, वो फैक्ट क्या था, जो एक पुराना सेइंग थी। एपिथेट क्या होता है, सेइंग, कहावत, सेइंग। कहावत क्या है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो एस और पी मैंडेटरी पेयर हो गया, वो यहां दिख रहा है बस, और यहां दिख रहा था। ठीक है, बट क्यू पहले आएगा तो क्यू इसमें पहले नहीं है, ये वाला एलिमिनेट हो गया, यही आंसर हो जाएगा बी। अब आर भी देखो इसके बाद सही आ रहा है, आर कह रहा है इज स्टिल वैलिड, मैंने कहा था आर लास्ट में आएगा, आर लास्ट में आया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, स्पीकर ने कॉपी किया ऑडियंस के सामने, फैक्ट क्या कि द ओल्ड एपिथेट, पुराना एपिथेट, और एपिथेट को लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये इसके वर्ड्स थे। एपिथेट वो क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इज स्टिल वैलिड, आज भी ये बात वैलिड है। कौन सी बात, ये बात, तो पी और आर भी एक मैंडेटरी पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर हो गया इसमें बी। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे डिकेड सूनर देन 2050, अब देखो 2050 एट 80 बिलियन बाय 2040, अ डिकेड सूनर देन 2050, तो ये एक मैंडेटरी पेयर मिल गया एसपी। कैसे कह रहा है भाई, कितना हो जाएगा, 8.5 बिलियन हो जाएगा 2040 तक, और 2040 क्या है, अ डिकेड सूनर,
10 साल पहले 2050 से। तो ये तो मैथमेटिकली भी मैंडेटरी पेयर हो गए। तो एसपी देख लो कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो आओ इसको एक बार पढ़ लेते हैं, शायद हमारा आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो देख लेंगे। बी हो गया। आर से स्टार्ट करो भैया। द सेकेंड सिनेरियो सजेस्टेड, जो दूसरा सिनेरियो है वो बताता है, क्या बताता है, सजेस्टेड दैट, तो ये मैंडेटरी पेयर मिल गया। आर क्यू बिल्कुल सही जा रहा है। आर क्यू दैट द पॉपुलेशन विल पीक, पॉपुलेशन पीक पे होगी कब, एट 8.5 बिलियन, 8.5 बिलियन हो जाएगी। क्यू और एस भी मैंडेटरी पेयर मिल गया, सब कुछ तो बढ़िया है, 3 मैंडेटरी पेयर मिल गया। आसान क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। 29 टर्ब्यूलेंट टाइम्स नॉट ओनली वॉर एंड, तो भाई देखो ये कह रहा है या तो आर से स्टार्टिंग होगी या फिर बट ऑल्सो से, देखो स्टार्टिंग नहीं होगी तो एस गलत हो गया, लास्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। टर्ब्यूलेंट टाइम्स नॉट ओनली ड्यूरिंग द वॉर, देखो टर्ब्यूलेंट टाइम्स के साथ कुछ भी आगे नहीं जुड़ रहा, तो पी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, दो हमने एलिमिनेट कर दिए। स्टार्टिंग आर से ही होगी, दो ऑप्शन आर के हैं। तो आर कहता है पीस इज ऑलवेज दी ओनली ऑल्टरनेटिव, पीस जो है एकमात्र ऑल्टरनेटिव है। तो आर से स्टार्टिंग हो गई, पीस एकमात्र ऑल्टरनेटिव है, ओनली ऑल्टरनेटिव। अब देखो नॉट ओनली पहले आएगा और बट ऑल्सो बाद में आएगा, तो पहले कहीं ना कहीं क्यू आएगा और बाद में ऐसा आएगा, ठीक है। तो पहले कहीं ना कहीं क्यू आएगा, बाद में ऐसा आएगा। अब यहाँ पे एस और क्यू पहले दे रखा है, एस पहले दे दिया क्यू से, तो ये वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास आंसर हमारा आ गया, लगा लो, आर क्यू पी एस, पीस इज ऑलवेज दी ओनली ऑल्टरनेटिव। आर के बाद आ गया क्यू, नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड turbulent times but also during peaceful times, so C is the correct answer. 30th अब देखो जनरेशंस ऑफ इंडियन वुमेन, ये समझ में नहीं आ रहा है ना, कहाँ से स्टार्टिंग होनी है। मैनी पॉलिसीज एंड बिहेवियर्स, एक चीज मिल गई, क्यू और एस एक मैंडेटरी पेयर मिल गया हमें। ये कह रहा है मैनी पॉलिसीज एंड बिहेवियर्स दैट शेप्स द लाइफ ऑफ, किसकी लाइफ, लाइफ्स ऑफ, तो क्यू एस और पी लाइफ्स ऑफ जनरेशंस ऑफ इंडियन वुमेन, है ना, लाइफ्स ऑफ जनरेशंस ऑफ इंडियन वुमेन। तो एस और पी भी एक मैंडेटरी पेयर मिल गया। क्यू एस पी कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं है, आर को पहले लगा दो। पॉपुलेशन बॉम्ब रिलेटेड नरेटिव, मोबिलाइज्ड ना, मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज का मतलब है उसने चलाई, कि कौन सी, मैनी पॉलिसीज चलाई, है ना। ये पॉपुलेशन बॉम्ब करके एक वर्ड आया, ऐसा नरेटिव, और इससे बहुत सारी पॉलिसीज चली, बिहेवियर चली, जिन्होंने शेप कर दिया जनरेशंस ऑफ वुमेन को। आंसर हो गया ए। लो भाई और बड़े वाले आ गए, तो चलिए फटाफट करते हैं इसे। देखिए अटॉर्नी जनरल के बारे में बता रहा है। 31 का आंसर होगा सी। कैसे, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बात इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट और लास्ट गिवन है, ये पहला सेंटेंस है और ये लास्ट है, और ये बीच के चार आपको अरेंज करने हैं, पी क्यू आर एस, चार ये आपको अरेंज करने हैं इस संदर्भ में। तो आपने आर से स्टार्टिंग करी, क्यों आपने आर से स्टार्टिंग करी, क्योंकि आर में बताया जा रहा है कि जो कोई भी पर्सन क्वालिफाई कैसे होता है, सबसे पहले
मतलब प्रोसीजर बताया जा रहा है अटॉर्नी जनरल का पूरा। यहां से शुरू होता है कि कोई भी पर्सन क्वालिफाई कैसे होता है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट। तो पहले तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, तभी आप अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। तो यहां से बात शुरू होती है आर। अब आता है एस। अब बता रहे ड्यूटी क्या है अटॉर्नी जनरल की, पहले बनोगे और फिर ड्यूटी करोगे। तो आर और एस एक मैंडेटरी पेयर हो गया, वो भी कहीं और आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि वो एडवाइस देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे। ठीक है, ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म करेगा, लीगल करेक्टर, ये सारी चीजें असाइंड हिम बाय जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा उसे मिली है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब एस, आर और एस के बाद अब क्या बता रहे हैं, पी। पी में क्या बताया जा रहा है कि इन दी परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल। अब ड्यूटीज के बाद ये बात देखो कंटिन्यू हो गई, यहाँ पे ड्यूटी की बात हुई और यहाँ पे ड्यूटी की बात कंटिन्यू हो गई। ये भी एक बढ़िया तरीका था मैंडेटरी पेयर देखने का। ठीक है, राइट ऑफ द ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो आखिरी बचा क्यों, वो लास्ट में आ जाएगा। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और फिर लास्ट में यहां देखो प्रेसिडेंट की बात पे खत्म किया और प्रेसिडेंट की बात फिर यहां पे हो गई, द प्रेसिडेंट मे डिटरमाइन। ठीक है, तो आंसर हो गया तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई 1920 वॉज अ ग्रेट, आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए। 19 वॉज अ हेल्थ कैटास्ट्रॉफ दैट कॉज ग्रेट डिस्ट्रेस। सही बात है, सब जानते हैं कोविड-19 को। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यहां से शुरू करा, इंडिया रीएस्टेब्लिश। सारी चीजें ना पॉजिटिव है। तो ये बताया गया कैसे वर्क किया कि इंडिया ने सप्लाई शुरू करी लगभग 150 कंट्रीज से ज्यादा, जो कि वहां पे लॉजिस्टिक्स का चैलेंज भी था, कैसे पहुंचाया जाएगा सामान, फिर भी इंडिया ने बड़ी सपोर्ट करी। ऐसे स्टार्टिंग सेंटेंस हो गया। उसके बाद हम आ गए क्यू में। एस क्यू एक मैंडेटरी पेयर है। क्यू में क्यों है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये इंडिया ने कैसे स्टैब्लिश किया, अपनी वो बनाई वैक्सीन्स, वर सेंट टू मोर देन 19 कंट्रीज ऑन अ कमर्शियल एंड ग्रैंड बेसिस। ठीक है, तो एस और क्यू मैंडेटरी पेयर हुआ। फिर आ जाता है आपका आर। इंडिया जस्टिफाइड हिज क्रेडेंशियल एज अ ग्लोबल HADR प्लेयर। कैसे, डिप्लॉइंग रैपिड रिस्पॉन्स टीम टू मालदीव्स 90 कंट्रीज। और अब कुछ कंट्रीज के नाम, कौन कौन सी कंट्रीज थी वो, कुवैत, मालदीव्स, मॉरिशियस, लॉन्चिंग दी मल्टीफेस्ड मिशन सागर। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और अब लास्ट में क्या बचा, पी। इंडिया ऑल्सो अंडरटुक द वंदे भारत मिशन। और ये लास्ट में क्योंकि बिल्कुल अलग बात है, इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, तो वैसे भी ये लास्ट में आती। क्वेश्चन खत्म, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और फिर लॉकडाउन से बात शुरू हुई थी, लॉकडाउन पे खत्म कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा डी। कैसे, एनडीबी बैंक के बारे में बता रहा है कि इसे कैसे स्टार्ट किया गया था, एक सोच के साथ कि सपोर्ट करा जाएगा, फॉस्टर किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। मतलब ग्रोथ के लिए हमने एनडीबी बैंक को स्टार्ट किया था। अब स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि कहां पे स्टार्ट हुआ था, फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे इसके एनबीडी बैंक के, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये लोग पैसा लेके आए थे कितना, 1 बिलियन एज इनिशियल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंडिया एंड अदर 4 फाउंडिंग मेंबर्स, है ना, एक इंडिया और बाकी के 4, 1 2 3 4 बचे हुए ना, इक्वल शेयर होल्ड किया था बैंक में, सबने 1 बिलियन डाला था। तो आर और एस मैंडेटरी पेयर हो गया। क्वेश्चन अब आसान लग रहा है। अब आ जाते हैं क्यू में। ईच मेंबर कंट्री हैज अ शेयर होल्डर ऑफ 20%। सब 1 मिलियन लेके आए, 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए, 5 हिस्से हो गए, तो सीधी सी बात है सबका 20% होगा। एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीके से कह रहा है। 5 लोग 1 बिलियन लेके आए, सबका इक्वल शेयर था। ठीक है, 20% सबका हो गया। एक ही बात को उसने 3 तरीके से रिपीट कर दिया। और फिर अब यहाँ पे उसने बात को एंड किया, ये बात कह के कि पर्पस क्या था बैंक का, ये क्या था, मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। कि भाई जो बिल्डिंग्स बननी है, रोड्स बनने हैं, उसके लिए
रिसोर्सेज आए और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स बने BRIC के तहत एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, इन सब पे काम किया जाए। इंडिया जो है लार्जेस्ट बोरोवर है फ्रॉम द बैंक इन दी, अब तक इंडिया ने सबसे ज्यादा पैसे इस बैंक से उठा रखा है, ट्रांसपोर्ट के लिए, हेल्थ के लिए, वाटर और फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए। तो आंसर हो जाएगा बड़ा आसान डी। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें एक ऑप्शन गायब है, कोई बात नहीं, और आसान हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। एक वो प्रिंट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। देखिए पी से हम स्टार्ट करेंगे। आयुर्वेदा लिटरली मीन साइंस ऑफ लाइफ, तो आयुर्वेदा के बारे में बात हो रहा है। और पी में एक्सप्लेन किया गया है कि आयुर्वेदा कहाँ से आया है। वेरियस वेदिक हिम्स में से आया है। फंडामेंटल फिलॉसफीज, लाइफ, डिसीज, हेल्थ, यहां से आयुर्वेदा को निकाला गया है। अब पी के बाद आ रहा है आर। बताया गया है कितने तरह का है, चक्रा, संहिता और सुष्मिता संहिता, विच आर डेवलप्ड। अब ये बता रहे कितना पुराना है, यहां से आया है, इतना पुराना है। तो आयुर्वेदा की बात हुई, आयुर्वेदा की बात कंटिन्यू यहाँ पे हुई, और पी और आर मैंडेटरी पेयर हो गए, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया। फिर आता है एस। अब कह रहे हैं आयुर्वेदा के हिसाब से हेल्थ इज कंसीडर्ड अ प्रीरिक्विजिट। आप बता रहे हैं कि आयुर्वेदा का मतलब क्या था, क्या चाहता था आयुर्वेदा, कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये किस चीज़ के लिए, अगर तुम चाहते हो धर्म करना, अर्थ करना, कामा करना, मोक्ष करना, तो सब चीज़ों के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता था क्यू। आयुर्वेदा टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अच्छा यहाँ पे देखो एस्पेक्ट्स की बात हुई और यहाँ पे भी एस्पेक्ट्स की बात हुई, तो ये क्यू अपने आप में लास्ट सेंटेंस बन जाता है। और ये भी एक हिंट था उन बच्चों के लिए जो इस क्वेश्चन को गलत करे। ठीक है, तो क्यू लास्ट सेंटेंस होगा क्योंकि उसी एस्पेक्ट्स की बात वहां पे हो रही है। क्यू यहीं पे लास्ट था तो आप आराम से लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आंसर होगा देखो इसका बी। कैसे समझते हैं, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है एजुकेशन पे। कब आई थी, लगभग 34 साल पहले आई थी। रिप्लेसिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, है ना। तो 1986 की जो पॉलिसी चल रही थी उसको रिप्लेस किया था इसने, ठीक है। और इसने, हाँ 1986 में आई थी, जो भी पॉलिसी चल रही थी उससे पहले उसको रिप्लेस करके। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इट एम्स। इसका मतलब, इसका एम क्या था, टारगेट क्या था, ये टारगेट था। तो क्यू और एस मैंडेटरी पेयर हुआ। यहाँ पे पॉलिसी के बारे में बताया, यहाँ बताया टारगेट क्या था, वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी और ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का, है ना, स्कूल्स को भी, कॉलेजेस को भी, और हॉलिस्टिक और फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम बनाने का, ये टारगेट था। अब एस के बाद क्या हो जाता है, एस के बाद हो जाता है पी। एस और पी मैंडेटरी पेयर हो गए। पी क्या कह रहा है, टू फुलफिल। अब ये ऑब्जेक्टिव था, एम था, इस एम को फुलफिल यहां किया जा रहा है, तो बताओ हुआ नहीं हुआ एस पी मैंडेटरी पेयर। इसका काम क्या था, फुलफिल इस ऑब्जेक्टिव, सीक्स टू ब्रिंग एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, मतलब सब चीजें अच्छी अच्छी कर देना एजुकेशन में, इन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हमारी जिंदगी आगे लंबी बहुत बढ़िया चले। ठीक है, एसपी अब आ जाएगा लास्ट में जो बचा। आर, आर क्या कहते हैं, तो पॉलिसी ऑल्सो लेस, तो ये एडिशनल चीज बता रहा है। जब एडिशनल बता रहा है तो वैसे भी ये लास्ट हो गया, है ना, कि क्रिटिकल थिंकिंग आए बच्चों के अंदर, कल्चर सीखें, रिसर्च समझें, है ना, इंडिया को फख्र महसूस कराएं। और फिर लास्ट में द पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसल्टेशन प्रोसेस एट एवरी स्टेज। ठीक है, तो बड़ा आसान था ये, आंसर हो जाता है इसमें। बड़ा जरूर था लेकिन आसान था, बड़ा आसान था, बड़ा भी था और आसान भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पानी डाल लें यार जरा। सी आंसर है भाई। देखो कैसे, कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है, कॉटन जो है ना इन इंडिया, एंड इट मेक्स इंडिया एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर इन कॉटन प्रोडक्शन।
तो स्टार्टिंग हो गई देखिए क्यू से। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉटन प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम अराउंड 120। अब यहाँ पे इसने बताया बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसने इसका डेटा देके बताया, इसी बात को इसने यहाँ पे एक्सटेंड किया। तो क्यू मैंडेट पहला सेंटेंस हो गया, ठीक है। 30% ऑफ द वर्ल्ड एरिया है। अब एस क्या बताता है, इन रॉ मटेरियल कंजम्पशन बास्केट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल द प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन इज अराउंड। अब इसको पहले वर्ल्ड के सेंस में बताया, फिर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेंस में बताया, तो 60% यहाँ पे इसने बताया इस तरीके से। तो क्यू और एस मैंडेटरी पेयर हुआ। यहाँ पे क्या बता रहे, विच इज अराउंड 38% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, और यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन इज अराउंड 60%। तो यहाँ पे इसने परसेंटेज चेंज करी, किसी और रेलेवेंस में उसने परसेंटेज बताई। तो क्यू और एस मैंडेटरी पेयर हो गए। अब आता है आर। आर क्या कहते हैं, द कंट्री काउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल। अब इसी चीज को इसने पूरे वर्ल्ड लेवल पे बताया, तो एक ही चीज को वो बार बार अलग तरीके से बता रहा है। अब जब यहाँ पे परसेंटेज की सारी कहानी खत्म हो गई, तो लास्ट में उसने इसको ना, जब परसेंटेज की कहानी खत्म हो गई तो लास्ट में कॉटन सस्टेन द लाइवलीहुड ऑफ एस्टिमेटेड, इसको डेटा को फिगर्स में बता दिया इसने, है ना। परसेंटेज की जगह इसने क्या किया, फिगर्स दे दी कि 40 to 50 मिलियन पीपल एंगेज्ड हैं, कि कितने लोगों का कारोबार चलता है उससे, ये सब बता दिया। तो पी हो गया आपका लास्ट, और फिर क्योंकि कितने लोगों का कारोबार चलता है, अब पी यही मेन तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजिंग था कि दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, पर ये बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ पे इसने पैसे की बात करी, है ना, ट्रेड की बात करी, और ट्रेड की बात करके फौरन S6 में इसने बात कर दी MSP की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो P और S6 मैंडेटरी पेयर था। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते थे कि P को लास्ट सेंटेंस मान के ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे और इन दोनों में आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 5 सेकेंड्स हैं बस आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक कल्चर इन इटली वॉज अ स्लैकनिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ रिलीजन। स्लैकनिंग का मतलब है वीकनिंग, वीक कर देना कंट्रोल किसका, रिलीजन का, ह्यूमन लाइफ के ऊपर, मतलब धर्म ना थोपना ह्यूमन लाइफ के ऊपर। अब पी क्या कहता है, पी कहता है दो देयर वर नॉट इरिलीजियस, ऐसा नहीं है कि लोग वहां के अधर्मी थे। इटालियंस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मटेरियल वेल्थ, बट वो बहुत ज्यादा मटेरियल वेल्थ में घुसे हुए थे, पावर और ग्लोरी में बहुत ज्यादा घुसे हुए थे। ऐसा नहीं था कि रिलीजियस थे, अपने धार्मिक काम भी करते थे और पैसा वैसा भी खूब कमाते थे, पावर ग्लोरी में भी विश्वास करते थे। अब आती है एस में, फ्रांसेस्को बारो वॉज ए ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस। अब बात आती है कि ह्यूमनिस्ट आता है कहां से, वेनिस से, और ये क्या करता है आके, ही रोट अ पैम्फलेट। अब ये एक मैंडेटरी पेयर था कि ही कौन, ये। तो एस और क्यू एक मैंडेटरी पेयर आसानी से आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसने क्या लिखा, एक पैम्फलेट लिखी, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। उसने कहा कि पैसे को इकट्ठा करना एक गुड क्वालिटी है, वर्च्यू बताया उसने, गुड क्वालिटी है। अब क्या हुआ, एस क्यू के बाद एक ही बड़ा आर, इन ऑन प्लेजर, फिर एक किताब लिखी गई ऑन प्लेजर, जो लिखी थी लॉरेंज़ानो वेला ने, एक और ह्यूमनिस्ट था, ठीक है। तो अब इसके लिए ही नहीं आएगा, आर क्यू मत लगा देना मैंडेटरी पेयर, है ना, इसके लिए नहीं आया, इसके लिए आया। अनदर ह्यूमनिस्ट क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन इंजंक्शन अगेंस्ट प्लेजर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला सी। 38। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए कैसे, रूरल पोस्टल इंश्योरेंस वो स्टार्ट किया गया 1995 में, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे पहले मुद्दे की बात की जाएगी, ये थीम है, और जब भी आपको PQRS पढ़ाए हैं बताया है कि थीम सबसे पहले आती है। तो आर स्टार्टिंग सेंटेंस हो गया, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, ये गया और ये गया, ठीक है। अब अगली बात तो इसको इंश्योरेंस कवर करना रूरल पब्लिक जर्नल और बेनिफिट वीकर सेक्शंस का, वुमेन वर्कर्स का रूरल एरियाज में खास तौर से, तो ये काम था, ये ऑब्जेक्टिव था। आर के बाद आ जाता है पी, इसका एक काम और भी था, स्प्रेड इंश्योरेंस अवेयरनेस, लोगों को पता चले इंश्योरेंस अवेयरनेस होती क्या है। आर और पी मैंडेटरी पेयर आ गए, आर पी कहीं नहीं दिखे हमें, कहीं नहीं दिखे, सिर्फ यहीं दिखे, आंसर खत्म।
इसके बाद एस क्यू ही लगना है। एस बता रहा है लिबरलाइजेशन के साथ ये क्या हुआ, ये चीज कंपैरेटिव हो गई, अब कंपैरेटिव मार्केट में जाएगी जब लिबरलाइजेशन आया, इसलिए अब क्या होता है, लेकिन पीएलआई और आरपीएलआई कंटिन्यू करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह चलता रहेगा, प्रीमियम रेट हायर बोनस सब मिलता रहेगा, इसलिए वेरियस स्कीम पीएलआई और आरपीआई आर वेरी पॉपुलर अमंग एलिजिबल क्लाइंट्स। तो ये आसान हो गया था, क्वेश्चन यही खत्म हो गया था आरपी तक आते आते। क्वेश्चन नंबर 39, तो भाई 39 आंसर इज ए। देखिए कैसे, डिजिटल लॉकर क्या है, एक इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया का, जो इंडिया ने शुरू करा है, डिजिटल इंडिया ने, जिसका काम है कि इंडिया को लोगों को एम्पावर करना, उनकी सोसाइटी को डिजिटली एम्पावर करना और एक नॉलेज इकोनॉमी बनाना, ये इंडिया का टारगेट है। अब होता क्या है, पी से स्टार्टिंग करते हैं इसमें। इसका टारगेट, मैंने कहा ना सबसे पहले कोई पॉलिसी बताई जाती तो उसका एम बताया जाता है, जैसे एम्स एट, टारगेट एट, ऑब्जेक्टिव, वही सारी चीजें पहले भी आई थी अभी भी। टारगेटेड एट द आइडिया ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस, डिजिटल लॉकर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन अ डिजिटल वे। तो डिजिटल वे में कैसे होगा ये बता रहा है। पी के साथ अब आ जाएगा आपका एस, इंडियन रेसिडेंट हु साइन अप फॉर अ डिजिटल लॉकर अकाउंट्स गेट अ डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज। अब इसको एक्सप्लेन करा कैसे वर्क करेगा, तो पी और एस साथ में जाएगा ना, पी में बताया क्या है, एस में बताया कैसे वर्क करेगा। अब आता है क्यू, क्यू कहता है ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रजिस्टर्ड विद डिजिटल लॉकर कैन पुश इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट डायरेक्टली इनटू सिटीजन्स अकाउंट। तो देखो यहाँ पे बंदे ने लिया और यहाँ पे उसको एडवांटेज मिलना शुरू हुई, तो एस और क्यू मैंडेटरी पेयर हो गया पक्का वाला। और लास्ट में जो बचा आर, सिटीजन्स कैन ऑल्सो अपलोड, तो ऑल्सो वाले हमने देखा है पहले भी कि लास्ट में ही आते हैं, तो ये लास्ट सेंटेंस भी हो गया, क्यू और आर भी मैंडेटरी पेयर हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद लेगेसी डॉक्यूमेंट की यहाँ बात हुई है, तो लेगेसी डॉक्यूमेंट की यहाँ भी बात हुई है, तो आर और S6 भी मैंडेटरी पेयर हो गया, बहुत सारे मैंडेटरी पेयर मिल गए, आसान क्वेश्चन हो गया। मेरा काम यही है कि आपको ये बताना क्वेश्चन किस तरीके से आसान किया जा सकता है। अब देखिए इसमें आंसर ए हो जाएगा। नैनो मिशन प्रोग्राम, फिर एक मिशन प्रोग्राम इनिशिएट हुआ 2007 में। अब ये है क्या बताया जा रहा है, ये क्या है, ये मेन बात यहाँ बताई जा रही है, द नैनो मिशन इज लाइकली टू पेव द पाथ फॉर इंडियाज डोमिनेशन इन कटिंग एज साइंस। ठीक है, तो जब जहां पे सब साइंस की रेस में भाग रहे हैं तो इंडिया को आगे बढ़ाएगा, ये पी स्टार्टिंग होगी, मुद्दे की बात बता रहा है, ये इसका काम था। अब पी के बाद आ जाएगा भाई एस, एस क्यों आएगा, द सपोर्ट अंडर दिस एक्सटेंड टू क्रिएट स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट रिलेटेड है ना, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज बन जाए, नैनो साइंस से रिलेटेड, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो अब इसको एक्सप्लेन कर दिया इसने, यहाँ पे तो इसने हवाबाजी करी, बस इसको इसी चीज को बहुत स्ट्रांगली कहा कि इसका काम क्या है, कि इंडिया को आगे लेके जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कैसे वर्क करेगा ये यहाँ पे बताया, सेवरल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ये वर्क करेगा। PS और अब आ गया R, अब आएगा कि इसका एम क्या है, पहले ये बताया जाएगा ना कि क्या चीज है, अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता था 2007, सीधे इसका क्यों नहीं लगा सकते थे, है ना, और क्यू के बाद अगर हम R लगाते तो ये वैसे भी गलत होता। तो यहाँ पे अब बिल्कुल सही है कि अब हम लेके आएंगे कि इसका गोल क्या है, पहले ये कब लॉन्च हुआ, ठीक है, ये आ गई इसकी थीम कि ये मुद्दा है इसका, कैसे करेगा और किस चीज पे गोल करेगा। तो इट्स गोल इज टू फॉस्टर, प्रमोट एंड डेवलप ऑल एस्पेक्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस, ये इसका काम है। और लास्ट में आ गया आर, ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक रिसर्च फोकसेस ऑन नैनो टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन एंड ट्रांसफर टू इंडस्ट्री। ठीक है, द एफर्ट्स ऑफ दिस मिशन आर एविडेंट थ्रू इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग। ठीक है, तो एस आर को और S6 का बहुत ज्यादा मतलब नहीं दिया गया है यहाँ पे, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैं कहूंगा ए इज द करेक्ट आंसर। अरे यार देखो क्या पप्पू क्वेश्चन आया, फटाफट ये खत्म होने वाला है, थोड़ा पानी पीते हैं फिर इसे निपटाते हैं। शी सिंग्स, तो सिंग्स के लिए आया बेटर, सिंग्स क्या है वर्ब, तो बेटर क्या होगा एडवर्ब, बात खत्म, आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन ही लगता है। दूसरी बात क्या है कि ये प्लूरल भी है,
प्लूरल भी नाउन नहीं हो सकता है, एडजेक्टिव तो कभी प्लूरल होता ही नहीं है। आंसर हो गया ए। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, गली का कुत्ता कुत्ता जानता है कि भाई ये जीरंड है ना। आना जाना, खाना पीना, हंसना, धोना धोना धोना, करना कराना, सारे स्मोक करना, ठीक है। सिगरेट पी ना, ना आ गया ना, जीरंड हो गया। इसके लिए आप मेरी 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देख सकते हैं, सब समझ आ जाएगा। वॉट मेड यू चूज द वन, द वन मतलब वो वाला। तो द भी मैंने बताया था कि आर्टिकल से पहले क्या आता है, नाउन आता है। तो नाउन तो है नहीं यहाँ पे, तो आप प्रोनाउन लगा देंगे। और वैसे भी ये प्रोनाउन है, द वन मतलब वो वाला, ठीक है, रादर देन द अदर, जैसे अदर प्रोनाउन है ना। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने नंबर लगा दिया होगा, नंबर नहीं कह रहा है वो, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है। देयर इज स्टिल सम वाटर, तो वाटर क्या है, नाउन। तो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं दे रखा है तो डिटरमाइनर लगा देंगे। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर एक ही बात है। आप मेरी एक क्लास देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, विक्रांत बैच में, चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो हुर्रे क्या है, इंटरजेक्शन है, ये तो सब जानते होंगे। हुर्रे, अलास, उफ, क्रैप, शिट, ये सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शर्मिला लेफ्ट होम एट 8। तो हैविंग पार्टिसिपल है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, पार्टिसिपल है ना। इसको गहराई से जानने के लिए आप मेरी क्लास देख सकते हैं 8 यूनिवर्सल रूल वाली ना। पार्टिसिपल है, हैविंग फिनिश्ड, आईएनजी फॉर्म वाले या तो पार्टिसिपल होते हैं या जीरेंड होते हैं, याद रखिए। तो ये पार्टिसिपल है। माई टीचर ऑलवेज मूव्स, तो मूव्स क्या है, वर्ब। तो जो वर्ब को डिफाइन करेगा एडवर्ब, है ना, वर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब। द कैंटैकरस मैन, मैन क्या है, नाउन। तो जो नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव। कैंटैकरस मतलब कौन, शोर मचाने वाला, लड़ने को जो तैयार होता है, तो डिटरमाइनर हो गया। मतलब डिटरमाइनर एडजेक्टिव एक ही बात होती है। डिटरमाइनर वो होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, मतलब वही वाली बात हो गई जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। इंडिया इज रेवर्ड, रेवर्ड मतलब रिस्पेक्टेड, एज दी फाउंटेन। तो द है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद तो नाउन ही आता है, तो नाउन लगा दो, है ना। और फिर उसके बाद प्रेपोजिशन और फिर नाउन। फाउंटेन हेड इज नाउन। पैसेज आ गया भाई। चलिए, तो मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, अगर आपने ये पैसेज नहीं पढ़ा है तो 5 सेकंड में इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसे चेंज कर दूंगा और हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये पैसेज क्या कह रहा है। शॉर्ट में कह रहा है हमारी आज की जनरल ट्रेजेडी ये है कि हम परेशान, मतलब यहाँ पे शॉर्ट में कह रहा है कि हम लोग ना डरते बहुत ज़्यादा हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, डरना एक हमारी नेचुरल चीज़ है, और हम दिल से ज़्यादा ना दिमाग लगाने लगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमें फिर भी दिल से सोचनी चाहिए, दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। हम इंसान कभी मिटने वाली चीज़ नहीं है, ये कह रहा है। क्यों, क्योंकि इंसान के अंदर आत्मा है, सोल है, और सोल कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इस तरह की बातें इसने करी है, इसमें फिलोसफिकल है ये काफ़ी। द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स इज, क्या है, वी हैव लर्नड, कि हम भूल गए हैं, दैट वी हैव फॉरगेटन द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ये हमारी प्रॉब्लम है। ये बात देखो इसने यहाँ पे कही है। Because of this, the young man or woman writing today has forgetting the problems of the human heart in the conflict of itself, which can make good writings, है ना। तो हम अब राइटिंग भी कर रहे हैं, तो राइटिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मार्केट में राइटिंग्स बिके, है ना। ह्यूमन हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में इंसान लिखना भूल गया है ना, नहीं लिखता। तो यही बता रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट राइटर लर्न अगेन, क्या सीखना पड़ेगा, द प्रॉब्लम्स ऑफ अ हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ। तो इसे क्या सीखना है कि जो हार्ट की प्रॉब्लम है खुद के संदर्भ में,
द राइटर्स वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विथ यूनिवर्सल ट्रूथ। उसने सबसे ज्यादा बात इसी की करी है कि जब भी बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में ज्यादा बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एंड ऑफ अ मैन इज अनटेनिएबल बिकॉज, क्यों एक आदमी खत्म नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने बताया था शुरू में ये ऑफ, क्योंकि वो स्पिरिट से बना है, सोल से बना है। तो इंसान मर जाएगा पर उसकी आत्मा रह जाएगी। प्यूनी का मतलब होता है बहुत छोटा, टाइनी, वीक, कमजोर। सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा पैसेज आ गया, एक बार फिर से नजर डाल लीजिए। पैसेज का जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया ना, उसको डिक्शनरी में देखिएगा, उसको समझने की खुद कोशिश करिएगा। आंसर्स मिलेंगे आपको तो और आप बेहतर समझ पाएंगे पैसेज को। People do not understand the nature or ramification of educational change because, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मल्टी डायमेंशनल करेक्टर ऑफ चेंज, कि अगर एक चीज चेंज होती है तो उससे बहुत कुछ बदल जाता है। चेंज इज ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल। पीपल वुड एक्सेप्ट एन इनोवेशन विद अंडरस्टैंडिंग। पीपल जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे इनोवेशन को अंडरस्टैंडिंग के साथ। कब? अगर उन्हें पता हो कि इनोवेशन का मतलब क्या है। यही बात इसने इसमें बताई, इफ दे फाइंड मीनिंग ऑफ इनोवेशन इन देयर यूज। नहीं, ये बात कही है उसने, देयर इज अ क्लैरिटी रिगार्डिंग इट्स एस्पेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन मैंने देखा नहीं था, देखो। इट इज पॉसिबल टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ एन एजुकेशनल चेंज बाय आइडेंटिफाइंग द डिस्क्राइबिंग। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला है तो अगर आपको क्लैरिटी होगी ना तो आप इनोवेशन को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि लोगों को क्लैरिटी नहीं होती इसलिए लोग इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। ये कह रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द क्वेश्चन द ऑथर साउंड्स विद रिगार्ड टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी? हाँ, ये उसने बोला है कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उस पर असर पड़ता है किसका? सब्जेक्टिव थिंकिंग का और कंसिडरेशन का। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू वर्ड्स इन द पैसेज मीन द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड होल? देखो, होल का मतलब होता है सब, तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्से, है ना। डायमेंशंस का भी मतलब होता है अलग अलग, तो होल का उल्टा सिर्फ यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। रैमिफिकेशन का मतलब होता है आफ्टर मैथ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, और प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है। तो यही डायमेंशन और कंपोनेंट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द आइडिया ऑफ द ऑथर? द चेंज हैज टू बी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड कलेक्टिवली इन मैनी डायमेंशन। कह रहा है कि चेंज जो है ना उसको सोचना पड़ेगा अलग अलग डायमेंशन में, एंड डील विद ऑब्जेक्टिविटी। कहने का मतलब है कि अगर आप चेंज को समझना चाहते हैं, जैसे आपने सिर्फ एक चेंज करा अपनी जिंदगी में कि आपने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, तो इसी से आप देखेंगे आपकी जिंदगी में इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो एक चेंज जो है वो भी मल्टी डायमेंशनल होगा। सिर्फ आपने एक चेंज अपनी जिंदगी में लेके आए कि आपने सोच लिया कि अभी गुस्सा नहीं करूंगा, और इसी से इतने सारे चेंज आ गए आपकी जिंदगी में। ये मतलब है इस पैसेज का। प्रेपोजिशंस बड़े आसान आए यार, पढ़ाया है मैंने तुम्हें प्रेपोजिशन की क्लास में, नाइट, मिडनाइट, इन सब के साथ एट का इस्तेमाल होता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सी यू मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन का इस्तेमाल होता है। ये भी मैंने उसी क्लास में पढ़ा है, आप मेरी प्रेपोजिशन वाली क्लास देख लीजिए जाके, विक्रांत बैच में या विराट बैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ मार्क, मार्क है कहां पे? ऑन द वॉल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। किसी चीज के ऊपर, ऑन, ये सब पढ़ा है मैंने प्रेपोजिशन की क्लास में। शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क कैसे जाती है भाई? बाय बस। तो ये भी मैंने बताता हूं, बाय बस होता है और ऑन फुट होता है, बाय बस, बाय एयर, बाय ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट, किसी के साथ की बात होती हो तो टू मी।
ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे जिन्होंने पढ़ाई होगी मेरी प्रेपोजिशन वाली क्लास, बिना ऑप्शन के बना देंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, आई एम फेड अप। फेड अप के साथ तो ये आपने सभी ने बना दिया होगा, आई एम फेड अप विद यू, है ना। बहुत इजी प्रेपोजिशंस दिए थे आपको, डी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये रीडिंग बेस्ड पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैड अ डिस्कशन। डिस्कशन बीनीथ नीचे घुस के थोड़ी होगा, विद थोड़ी होगा प्रोजेक्ट के साथ, अबाउट द प्रोजेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अब कैपेबल के साथ हम जानते हैं कि एक फिक्स प्रेपोजिशन आती है, कैपेबल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ, शी इज कैपेबल ऑफ विनिंग द रेस। हिज फर्स्ट नॉवेल हैज बीन ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड इनटू, ना बोलने में भी आपको पता होगा, बहुत कॉमन है, बड़े आसान प्रेपोजिशंस आए थे। वी मेट, अच्छा आप एक बात देख रहे हैं कि अगर किसी ने ग्रामर बहुत बढ़िया से तैयार करी है तो खूब दबा के स्कोर करेगा वो, ठीक है। अगर फंस जाएगा PQRS में, रीडिंग में, तो ग्रामर से नंबर जरूर खींचेंगे। वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली ड्यूरिंग, दौरान किसी चीज के, वाइल के बाद एक वर्ब आनी चाहिए थी, वाइल, गोइंग, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सिर्फ ड्यूरिंग हो सकता है, इनटू और आर हॉलीडे नहीं हो सकता। स्पॉटिंग एरर्स, पानी पी लें यार, लगाइए, 5 सेकेंड है आपके पास। ड्यूरिंग द रिसेशन, एक स्पेसिफिक रिसेशन की बात हो रही है ना, तभी तो आगे कहा मैनी कंपनीज वेल्ट कंपेल्ड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स। तो सारी रिसेशन की बात नहीं है, जनरल सेंस में बात नहीं है, स्पेसिफिक रिसेशन की बात है। ए इज द करेक्ट आंसर। द पॉलिटिशियन पार्टेड वेज ड्यू टू वर्ड्स, ड्यू टू वर्ड्स कभी सुना है, ड्यू टू हम बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिशियन पार्टेड वेज ड्यू टू, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्डर वॉज टू एबॉनिबल। अब ये मैंने 8 यूनिवर्सल रूल में कितनी बार पढ़ाया है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो इट शुड बी डिस्क्राइब, ना कि डिस्क्राइब्ड, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 8 यूनिवर्सल रूल से ही आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक। अब यार ईच क्या है, सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी वैसी लगेगी, हैज, इन दिस बुक, सब सिंगुलर है, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ईच, एवरी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन की क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट, द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर। अब न्यूज की बात हो रही है, नाउन्स की क्लास में और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दोनों की क्लास में पढ़ा है, तो इट शुड बी इज। सो द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर इज वेरी डिस्टर्बिंग, न्यूज की बात हो रही है, ना कि अर्थक्वेक सर्वाइवर की। नेक्स्ट, दीज इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट आप याद रखिए हमेशा एक नॉन काउंट नाउन है। कैसा नाउन है, नॉन काउंट, इसे आप गिनते नहीं है, तो इसकी जगह आप क्या कहेंगे, पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे। अब क्वेश्चन टैग में क्या है ना, अगर यहां आपने नेगेटिव यूज करा है तो यहां पॉजिटिव यूज करते हैं, तो इट शुड बी डज ही। तो आपसे एक इंतजार है मेरे बच्चे, क्वेश्चन टैग की क्लास देख लीजिए, विक्रांत वैश से या फिर विराट वैश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज वन ऑफ दी। अब यार दी देखो मेरे मुंह से निकला पर यहां पे नहीं है, यही एरर है। सो इट वॉज वन ऑफ द, क्योंकि सुपरलेटिव से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं ना, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सफर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन ही वाज इंटरव्यूड फॉर द जॉब। उसने सफर किया फीवर से जब इंटरव्यू किया गया, ये क्या बात हुई, वो सफर कर रहा था, तो इट शुड बी ही वाज सफरिंग, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी फोर्स हरसेल्फ टू ईट। उसने खुद को फोर्स किया खाने के लिए। अगर तुम कह दो कि शी फोर्स टू ईट, मीनिंग बदल जाएगा, मतलब हो जाएगा उसने फोर्स किया खाने के लिए, ये नहीं पता किसको। हर सेल्फ बिल्कुल सही है यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी बीमार होते हैं जबरदस्ती खाते हैं, वही बात है। अगला क्वेश्चन है, विनिंग द वर्ल्ड कप वॉज द मोस्ट एक्सिलरेटिंग। अब क्या बताना है, सिनानिम बताना है। एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है बड़ा ही खुशी वाला, yippee यो याशिटी वाला, मतलब थ्रिलिंग, सी इज द करेक्ट आंसर, थ्रिलिंग। प्रोमिनेंट का मतलब होता है कुछ समथिंग विच इज फेमस या वेल नोन। ईगर होता है कीन, उतावला।
पीसफुल तो आप जानते हैं जो शांति में हो। डिकैपिटेटेड का मतलब होता है गर्दन कैप से हटा देना, बी हेडेड कर देना, गर्दन उखाड़ देना या गले से निकाल देना। जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मर्डर वाज डिकैपिटेटेड मतलब सेंट टू डेथ, बी हेडेड, किल्ड, यही आंसर हो जाएगा। किडनैप आप जानते हैं। डिसमिस्ड का मतलब होता है डिस्चार्ज, ये दोनों सिनोनिम हो गए। आंसर हो गया ए। द होटल रूम हैड डिंगी वॉल्स, तो इसका मतलब होता है डिंगी का डार्क एंड डर्टी, बी इज द करेक्ट आंसर। हेजी होता है ब्लर, इससे कोई मतलब नहीं है। पेल होता है येलोइश एंड वीक, है ना। क्लाउडी भी होता है ब्लर, तो आंसर हो जाएगा बी। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस होता है एक ऐसा आदमी जो चिड़चिड़ा है ना, आसानी से खुश नहीं कर सकते इसको। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल अबाउट स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स पे भी इसका ध्यान देता है। अच्छा आइसक्रीम लाओ, ये वाली क्यों लाओ, चूसने वाली क्यों नहीं लाओ, ऐसा आदमी मेटिकुलस है। इनअटेंटिव, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग से कोई मतलब नहीं है, कुछ और इसके क्लोज ही नहीं था, यही लगा सकते थे। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को वीक करना, वीकनिंग, तो वीक। क्रिटिकल का मतलब होता है सीरियस, तो ये तो आंसर नहीं होगा। स्ट्रेंज का मतलब होता है ऑड, अजीब सा, ये भी आंसर नहीं होगा। सैड भी नहीं होगा। क्रिपलिंग, यही सही है। क्रिपलिंग का मतलब इसका हाथ पैर कट गए हो, ठीक है, क्रिपल्ड। म्यूटिलेटेड, जिसके हाथ पैर काट दिए गए हो, या डिलैबिटेटेड, जिसको वीकन कर दिया होगा। डिलैबिटेटेड, वीकन। क्रिपलिंग मतलब वही वीक कर दिया है, सोर्सेस काट दिए। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा देखो, ये एक नए तरह के क्वेश्चंस हैं जो इसी साल पूछे गए थे, इससे पहले कभी पूछे नहीं गए सीडीएस की हिस्ट्री में। इसमें क्या है, एक सेंटेंस दे रखा है, एक दूसरा सेंटेंस दे रखा है, और इस सेंटेंस के बेसिस पे इन दोनों का क्या रिश्ता है ये बताना है। तो अभी आप सिर्फ मीनिंग पढ़ के बता सकते हैं, मैं करा देता हूँ। जो सिविक्स की क्लासेस हैं वो फोकस करती हैं सिटीजनशिप और गवर्नेंस पे, सही बात है जी, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या करता है, डेवलप करता है बच्चों के दिमाग में कि रीडर क्या करेगा, नॉलेज लगाएगा गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट के बारे में, और द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप, और वो खुद अपने आप को सिटीजन समझेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो पहले वाले को एक्सपेंड कर रहा है, सही बात है। कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोज जाना। सोल्यूशन तो कोई बताया नहीं है इसने, और उसका अफेक्ट भी नहीं बता रहा है, तो एक्सपेंड दी फर्स्ट, बहुत आसान होता है। अगर आप देखेंगे तो इसी बात को इसने एक्सपेंड किया है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइना हैज मेड रैपिड इकोनॉमी स्ट्राइड बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। चाइना ने तरक्की तो कर ली इकोनॉमी में, लेकिन डेमोक्रेसी भूल गया वो। इंडिया ने वही पाथ फॉलो कराया चाइना वाला, रैपिड ग्रोथ के लिए, लेकिन वो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज के हिसाब से चल रहा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी कर रहा है। तो पहले वाले को नेगोट करता है, ये तो नहीं, क्योंकि इंडिया वही पाथ फॉलो कर रहा है। एक्सप्लेन कर रहा है पहले वालों को, नहीं, यहाँ तो चाइना की कोई बात ही नहीं हुई है। ऑफर्स अ कॉन्ट्रास्ट, हाँ, पहले वाले से थोड़ी अलग बात कर रहा है, विपरीत बात कर रहा है, और यही सी आंसर होगा, पहले वाले को कंफर्म नहीं कर रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग, ये जो कॉन्सेप्ट है ना राइट और रॉन्ग का, इसे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, सिद्धांतों के बेसिस पे देखना चाहिए। अच्छा, अब जब मैटर आता है किसी ऐसी चीज का जो रिलेटेड है ह्यूमन राइट से, तो पोजीशन शुड बी बेस्ड ओनली, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस पे बात करनी चाहिए, डायरेक्टिव मतलब प्रिंसिपल्स पे ही बात करनी चाहिए। तो पहले वाले को एस्टेब्लिश करता है, हो सकता है एक्सियम देता है। एक्सियम का मतलब होता है उसके लिए कोई ईडियम, कोई स्पेशल सिचुएशन क्रिएट करता है, जैसे इसने करी कि फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, पोजीशन, तो यहाँ फील्ड, अगर ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो पोजीशन शुड बी बेस्ड सोलली, तो सिर्फ, तो ये एक्सियम देता है उसके लिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, डीलेजिटिमाइज तो करते ही नहीं, तो नेगेटिव तो कुछ था नहीं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, इस दोनों में से एक आंसर था। ये इस वाली बात को एस्टेब्लिश नहीं कर रहा, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है ऐसा होना चाहिए, और खासतौर से अगर ये मैटर है तो ऐसा होना ही चाहिए। नेक्स्ट, जैसे मैं कहूँ, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे मैं कहूँ भाई देखो, रेप की सजा ना मौत होना चाहिए, और मैं कहूँ अगर रेप माइनर के साथ किया गया है तो मौत होना ही चाहिए, है ना, तो कैपिटल पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वॉज एडॉप्टेड बाय गांधी जी आफ्टर ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड इट, है ना, तो ली टॉल्स्टॉय ने इंट्रोड्यूस किया था, गांधी जी ने एक्सेप्ट किया। द लेटर
द लेटर फर्स्ट रेड अबाउट इट इन जर्मन, पहले गांधी जी ने इसके बारे में जर्मन में पढ़ा था, है ना, कुछ तमिल का कुछ उन्होंने पढ़ा था। ये कहता है सेम वे गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टॉल्स्टॉय। यूनाइटेड स्टेट में एक आदमी थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने क्या किया, शेप किया सिविल राइट मूवमेंट बेस्ड ऑन गांधीनियन प्रिंसिपल। तो गांधी ली टॉल्स्टॉय से इंप्रेस हुए और फिर गांधी से इंप्रेस हुए मार्टिन लूथर किंग, है ना। तो द सेकेंड सेंटेंस काउंटर तो नहीं करता, डिफेंड नहीं करता, प्रोवाइड एन एनालॉजी, उसका एग्जाम्पल देता है कि कैसे किया गया, उसको एक्सप्लेन नहीं करता, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, एग्जाम्पल दिया है कि इन्होंने ऐसे किया, इनको देख के इन्होंने ऐसे किया। तो एनालॉजी क्या होती है, एग्जाम्पल होता है। आंसर हो जाएगा सी, मतलब एक डिफरेंट सिचुएशन वैसे ही क्रिएट करके दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड इज XYZ, मान गए। तो जो कैप्टन है XYZ हैज वन कंसिडरेबली मोर मैचेस फॉर इंडिया देन, तो भाई सीधी बात है, हो गई। रिबट्स का मतलब है कैंसिल करता है, नेगेट करता है, रिबट नेगेटिव वर्ड होता है, नहीं होगा। इज द प्रीमाइस फॉर द फर्स्ट, अच्छा कहने का मतलब है इस बेसिस पे ये बता रहा है। तो बेस्ट एवर क्यों कहा इसने, बिल्कुल सही कहा बेस्ट एवर, क्योंकि यहां पे उससे ज्यादा मैच किसी ने जीते ही नहीं है, तो सही बात है। प्रेमाइस फॉर द फर्स्ट, तो पहली वाली बात का प्रूफ दे रहा है, प्रीमाइस कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा है ना, उसको कमजोर नहीं कर रहा। डाइल्यूट का मतलब है कमजोर कर देना, कमजोर नहीं कर रहा। अलग तरह के क्वेश्चन ये भी बहुत कम पूछे जाते हैं आपके यहाँ। देखो भाई ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका मतलब होता है प्रेज, तारीफ। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे देख लेते हैं। सिंथेसिस एंड कॉम्प्लीमेंट मींस प्रेज, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब गलत दिया है। कॉम्प्लीमेंट मींस टू गो वेल विद एंड कॉम्प्लीमेंट मींस टू प्रेज, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब गलत दिया है। कॉम्प्लीमेंट मींस टू प्रेज यहाँ सही दिया है। कॉम्प्लीमेंट मींस ब्लेंड, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर ना। ये वाले कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, मिक्स हो जाना, सूट करना। ये वाला कॉम्प्लीमेंट क्या है, सूट, तो यही आंसर होगा, बाकी सारे गलत है। अगला देख लो ना, ये नेगेटिव वर्ड है डिफाई, और ये डिफाई वर्शिप से आता है। डिफाई मींस टू कन्फर अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड, डिफाई मींस टू अपोज, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिफाई मींस टू अपोज, नहीं ये नहीं होता, तो पहला पढ़ के काट दो। डिफाई मींस टू डिफाइन, नहीं होता। डिफाई मींस टू डिनाई, नहीं होता ना, देखते ही काट दो। स्टेशनरी, अब इसमें से एक पता होगा तुम्हें, है ना, ये होता है राइटिंग मटेरियल के लिए, इसी से देख लो। मीन्स स्टैंडिंग स्टिल, नहीं होगा। राइटिंग ऑफिस मटेरियल स्टेशनरी मीन्स स्टेशन, स्टेशन से थोड़ी कोई मतलब है। ये वाला जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है स्टिल, रुका हुआ। राइटिंग ऑफिस इमोबाइल, है ना, जो नहीं हिल रहा हो, इमोबाइल, सी इज द करेक्ट आंसर। अब स्टेशनरी का मतलब स्टैंडिंग स्टिल नहीं होता। तो आधा आधा पढ़ के भी आप तेज तेज इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक गलत है तो भी गलत ही होगा वो। जैसे कॉम्प्लेसेंट, जो सबकी बात मान लेता है, जैसा कहोगे वैसे सुन लेगा, ओबीडियंट। और कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड या ओवर कॉन्फिडेंट, कि हाँ ठीक है हो जाएगा, हाँ मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट, ये तो नहीं होता। कॉम्प्लेसेंट मीन्स कॉन्फिडेंट, ये भी नहीं होता। कॉम्प्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज, हाँ जो दूसरों को लिए बिछने को तैयार होता है, अरे हम कर देंगे, जी हुजूरी करने में आने। और मैनिफेस्ट यूनिवर्सली नहीं होता कॉम्प्लेसेंट का, सब पूरी दुनिया को दिखाना। मैनिफेस्ट का मतलब होता है शो, तो ये नहीं होगा। तो एक ही बचा, यही आंसर होगा। कॉम्प्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज और कॉम्प्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो पहला वाला देख के भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। इंक्वायरी, तो भाई ये वाली जो इंक्वायरी होती है ये होता है पूछताछ, ठीक है, और ये वाली जो होती है इन्वेस्टिगेशन। अब देख लो, इंक्वायरी मीन्स सीक इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी मीन्स इन्वेस्टिगेट, तो यही आंसर हो गया। इंक्वायरी मीन्स इन्वेस्टिगेट, नहीं, गलत है। इंक्वायरी मीन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी मीन्स, नहीं ये भी गलत है। इंक्वायरी मीन्स एक्ट ऑफ इन्वेस्ट, नहीं, सब गलत, सिर्फ एक ही आंसर सही, ए। मास्टरफुल एंड मास्टरली, तो देखो मास्टरफुल क्या होता है, कुछ ऐसा जिसके मतलब समथिंग विच इज लाइक अ लेजेंड, मास्टर लाइक। और मास्टरली का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है। तो इम्पीरियस, इम्पीरियस का मतलब होता है थोपने वाला, ऑटोक्रेटिक,
तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, मास्टरफुल का मतलब स्किलफुल नहीं होता। मास्टरफुल मीन्स लीडर लाइक, सही है। एंड मास्टरली मीन्स स्किलफुल, तो यही आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, इंपीरियस मैंने पहले ही काट दिया था, ये नहीं होगा। इंपीरियस का मतलब डेमोक्रेटिक या डोमिनेटिंग, जो थोपने वाला होता है वो इंपीरियस होता है। बॉर्डर एंड बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर तो आपको पता है, बॉर्डर मीन्स फूड लॉज, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो बॉर्डर है ना, इसका मतलब यही होता है, फूड एंड लॉज। एंड बॉर्डर मीन्स बाउंड्री, यही आंसर होना चाहिए ए। बॉर्डर मीन्स बाउंड्री, नहीं बाउंड्री नहीं होता इसका मतलब। बॉर्डर मीन्स हु फिट्स प्लैंक्स ऑन द सरफेसेस एंड, नहीं। बॉर्डर मीन्स वाइडर, नहीं, वो ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर होता है, वो ब्रॉड होता है, वो ब्रॉड होता है ना। तो ये वाला भी गलत हो गया, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कॉनकरेंट का मतलब होता है जो अभी हो रहा है, और कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो कॉनकरेंट मीन्स अकरिंग एट द सेम टाइम, साथ साथ हो रहा है। और कंसेक्यूटिव मीन्स अकरिंग वन आफ्टर द अदर, तो यहां पे भी आंसर ए हो जाएगा। कॉनकरेंट मीन्स अकरिंग नॉन साइमल्टेनियसली, नहीं होगा, गलत दे दिया। कॉनकरेंट मीन्स अकरिंग एट द सेम टाइम, सही है। कंसेक्यूटिव मीन्स अकरिंग देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब है उसके बाद, नहीं, सब गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। एपिथैप एंड एपिथैट, एपिथैट तो अभी हमने पीछे किया था ना, एपिथैट इसी पेपर में ही आया था पहले भी, ठीक है। और एपिथैप का मतलब था, तो एपिथैप मीन्स टूम स्टोन एंड एपिथैट मीन्स अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट, ये हो सकता है। एपिथैप होता है बेसिकली, टूम स्टोन नहीं होता, ये होता है मीन्स वर्ड रिटन ऑन अ टूम स्टोन, एंड एपिथैट मीन्स अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट। भाई बी होगा आंसर इसका। एपिथाप अनस्पोकन वर्ड नहीं होते, एपिथाप रिटन वर्ड्स, टूम है ना। जब तुमने देखा होगा ना कुतुब मीनार पे, लाल किले पे कुछ गुदा हुआ होता है, तो वो गुदे हुए को एपिथाप बोलते हैं ना। एन एपिथाट मीन्स एन एपिग्राम, नहीं, तो आंसर इज बी। डिस्कम्फर्ट और डिस्कॉम्फिट, डिस्कॉम्फिट का मतलब होता है जब आप अनकंफर्टेबल, मतलब झिझक रहे हो, एम्बैरेस, एम्बैरेस हो रहा है। तो डिस्कम्फर्ट मीन्स डिस्टर्ब्ड एंड डिस्कम्फिट मीन्स अनफिट, नहीं। डिस्कम्फर्ट मीन अनईज, सही है, ये सही है। मीन्स टू एम्बैरेस, डिस्कम्फर्ट मीन्स टू एम्बैरेस, नहीं। डिस्कम्फर्ट मीन्स अनफिट, नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसमें भी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, ठीक है, इनमें ये भी नए तरह के वर्ड्स आए हैं। यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पे इनके मीनिंग दे रखे हैं। आपको वर्ड्स के मीनिंग से वर्ड्स को मैच करना है। देखिए, पहले वाले का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एलाबाय क्या होता है, इसे कैसे कर सकते हैं। एलाबाय का मतलब होता है ये, ठीक है, प्रोवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर ना, कि भाई एलाबाय मिल गया, ऐसे कहीं और था, इसने बोल दिया कि मैं कहीं और था। तो D2 यहां दे रखा है, D2 यहां दे रखा है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। बता रहा हूं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद अब ये एवेंटगार्ड जानते हो, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल। एवेंटगार्ड बिल्कुल एकदम नया है और एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट करके उस पर देख लिया गया है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 4 यहाँ पे दे रखा है, तो आंसर बी हो गया। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे, मीनिंग सीधा सीधा आ जाएगा। अटैच का क्या मतलब है, ए में ए का थर्ड है, तो थर्ड का मतलब है डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ की। और ऐसे ही एपरेटिव का क्या मतलब हो जाएगा, अ ड्रिंक जस्ट बिफोर अ मील। ठीक है, तो एक दो से पता करके, अगर आपको 4 के 4 नहीं आते ना, एक दो से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ए। कैसे, सिव जेनारिस, ये शायद आपने सुना हो, कॉमन वर्ड है कि सिव जेनारिस का मतलब है इट जैसा कोई नहीं है, नथिंग एल्स लाइक इट। सिव जेनारिस मतलब ऐसी जीन सी किसी में नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये यहां दे रखा है और यहां दे रखा है, तो ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास बकता फैक्टा नॉन वर्बा। तो वर्बा का मतलब हो गया वर्ड्स, फैक्टा का मतलब हो गया डीड से, तो फैक्टा नॉन वर्बा मतलब बी का हो जाएगा फोर्थ। तो बी का फोर्थ यहां दे रखा है,
यहां नहीं दे रखा, क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी के दो आप देख ही लेंगे कि म्यूटानिस मुटेंडिस का क्या मतलब है, सी का 1 हो जाएगा, रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंजेस, और इसका मतलब कंक्लूजन नॉट ड्रॉन। ठीक है, तो अगर आपको दो भी पता है ना तो दो से भी आप इसे बना सकते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस दो पता है तो भी आप बना सकते हैं। अब ये वाले काफी आसान है ये वाला, क्योंकि इसमें दो वर्ड बड़े कॉमन है। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए कैसे, कॉनाइजर कौन होता है, एक ऐसा आदमी जो टेस्ट में, फूड में बड़ा जानकार हो, एक्सपर्ट इन फूड मैटर्स। तो फर्स्ट का फोर्थ, ये गलत और ये गलत। कल डिसैक का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो जाके आगे बंद हो जाए, टी पॉइंट आ जाए जिसमें। तो स्ट्रीट विद अ क्लोज्ड एंड, तो बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड सिर्फ यहां दे रखा है, क्वेश्चन दराशाई डी। अब बाकी के दोनों के आंसर आप खुद मैच कर लीजिए, ये दे रखे हैं, आपने रजिस्टर में नोट भी कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, इसी में से रिपीट हो जाएंगे। कुछ वर्ड्स तो पक्का रिपीट होंगे अगर दोबारा पूछे जाएंगे तो। हाँ भैया, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। डेजावू का मतलब होता है, जैसे करण अर्जुन में दिखाया था ना, ये जगह मैंने पहले कभी देखी है, मैं पहले कहीं आया हूं। कभी तुम कहीं पहुंचो और तुम्हें लगे ये मेरे साथ पहले हुआ है, तो ये डेजावू। फीलिंग ऑफ एक्सपीरियंस प्रेजेंट, तो ए का टू सिर्फ यहां और यहां दे रखा है, इसी बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन लगाया। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब फॉक्स पास का मतलब होता है सोशल ब्लंडर, कोई बहुत बड़ी गलती, तो ये क्या हो जाएगा, टेक्टलेस रिमार्क और एक्ट, ऐसा काम जो बहुत बड़ी गलती थी। तो बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड यहां दे रखा है, यहां नहीं दे रखा, आंसर सी, सिंपल। बाकी अपने आप मैच कर लो। लेजिस फेयर भी बहुत कॉमन है, हम जानते हैं कि लेजिस फेयर क्या होता है ना, कि भाई खुद आदमी अपने आप करेगा, सरकार ज्यादा नहीं बोलेगी उसमें, वो लेजिस फेयर कहलाता है। चलिए 105 क्या कहता है, बी आंसर हो गया भाई इसका। फेकेड का मतलब होता है कि बिल्कुल जो फ्रंट होता है बिल्डिंग का, उसे हम फेकेड बोलते हैं, प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। तो फर्स्ट का ए ये गलत, और अब ये भी गलत। लाइजन का क्या मतलब होता है, लाइजन का मतलब होता है डिप्लोमेटिक सपोर्ट, स्टाफ की लाइजन बोलते हैं उसे। तो बी का हो जाएगा थर्ड, जो यहां पे दे रखा है और यहां पे नहीं दे रखा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर हो गया बी। अच्छा, बैरेट से भी समझ सकते थे, एक राउंड फ्लैशी कैप होता है, उससे बैरेट बोलते हैं। बीरिट छोटा सा जिसमें हैट होता है ना, हैट टाइप कैप होता है, उसमें हल्का सा आगे निकला होता है। एक वो गाना है ना, कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, उसमें जो पहना हुआ है दैट इज बीरिट, डी। लो भाई, एप्लॉम बोरोड वर्ड, फिर से फॉरेन वर्ड जैसे ये बोरोड वर्ड। एप्लॉम का मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को एप्लॉम बोलते हैं। बाकी सारे वर्ड आपको पता होंगे। डिटर्मिनेशन इज दृढ़ संकल्प। कॉनाइन का मतलब होता है पनिशमेंट, तो इंग्रेडिएंट्स नहीं होगा। कन्फाइंड का मतलब होता है बंद कर देना। पनिशमेंट एप्रोप्रिएट टू रॉन्ग डूइंग, किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे कॉनाइन कर देना। डी सी इज द करेक्ट आंसर। इनकम्युनिकेटो का मतलब है नॉट वांटिंग टू, और इन कम्युनिकेटो मतलब नॉट वांटिंग टू और एबल टू कम्युनिकेट, या तो कम्युनिकेट करना नहीं चाह रहा या फिर करना नहीं चाहता। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि खाना कैसे बनाया जाता है, कैसे सर्व किया जाता है, क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग, क्या क्या खाना चाहिए, कहाँ कैसे बैठना चाहिए, गैस्ट्रोनॉमी में आता है सारा। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है किसी को देश निकाला कर देना, बाहर चले जाना। रेसिडेंट आउटसाइड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, बी, बाहर रहना। लो भाई, फ्रेजल वर्ब्स भी पूछे गए थे आपसे इस बार। शी वॉज एडवाइज बाय हर कोच टू डैश टू फॉर्म, तो फॉर्म में वापस आना है तो गेट बैक, आसान है। गेट डन का मतलब तो कंप्लीट होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। गेट ऑन का मतलब कंटिन्यू होता है, और गेट अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ मिलना। तो ये सबसे कोई मतलब नहीं था, एक ही आंसर था इसमें, डी, आराम से आप लगा सकते थे। शी सेड गुड बाय एंड ट्रिप्ड ऑफ, ट्रिप्ड ऑफ का मतलब है
बाय बाय किया। फिजिकल सेपरेशन के लिए ऑफ का इस्तेमाल होता है, याद रखिए। ट्रिप्ड ऑफ का मतलब है अलोंग द रोड साइड, ट्रिप्ड ऑफ मतलब चली गई, तो सी इज द करेक्ट आंसर और कोई नहीं हो सकता इसमें। द टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड, अब देखो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे पोर्ड ओवर, पोर ये ना POUR पोर, इसका मतलब लौटने से होता है, ये लिक्विड के सेंस में आता है, जैसे जग में से ग्लास में आप पानी लौट रहे हैं तो उसके लिए पोर आता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, कुचल देना, तो कुचलने से भी मतलब नहीं है। प्लाइड ओवर कोई है ना, पोर्ड ओवर इस सही है। तो क्या है, द टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड पोर्ड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट विथ टूथ एंड कॉम बिफोर फॉरवर्डिंग इट टू रिकमेंडेशन। पोर्ड ओवर का मतलब है वेंट थ्रू या अंडरस्टूड, अच्छे से देखा है, बारीकियां झांकी हैं उसकी, पोर्ड ओवर, तो आंसर हो जाएगा ए। द बॉयस्ट्रस क्राउड, हाँ तो यहां पे कैरिड ऑन होगा, क्योंकि कैरिड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। प्लेड ऑन से कोई मतलब नहीं है ना, तो कैरिड आउट का मतलब होता है परफॉर्म, तो यहां पे ये परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। फ्लोड ऑन का मतलब होता है बह गए, तो बहना नहीं कह रहा है। द बॉयस्ट्रस गुस्से वाली जो क्राउड थी, नॉइजी क्राउड थी, कैरिड ऑन विट्स मैरी मेकिंग मतलब गुस्से वाली, बॉयस्ट्रस का मतलब है नॉइजी, नॉइजी क्राउड, शोर मचाने वाली, हल्ला गुल्ला वाली। सी इज द करेक्ट आंसर। The goons dashed the unsuspecting victims when the latter walked into the dark. तो द goons dashed the unsuspecting, तो set upon, set upon का मतलब क्या है, टारगेट, टारगेट किया ऐसे अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स को, लेटर वॉकड इन के उसको पता ही नहीं चला। सेट अलोंग का मतलब है किसी के साथ गए, सेट डाउन का मतलब है अरेंज किया ना, तो टारगेट इज दिस बेस्ट वन, ए इज द करेक्ट आंसर। सेटअप इज मैनेज। अच्छा जी, व्हाट इज स्पेशली नोटिसेबल अबाउट द पेयर, अब ये बताना है इन दो वर्ड हैं, इनका यूसेज सही किया गया है या गलत किया गया है। व्हाट इज स्पेशली नोटिसेबल अबाउट द पेयर इज दैट दे ऑलवेज ड्रेस इम्पैकेबली, इम्पैकेबली का मतलब एकदम परफेक्टली, और ये बिल्कुल सही है। स्पेशली का मतलब होता है अलग माहौल वाला, बहुत अलग ही, और ये बहुत अलग तरीके से यूज होता है, इसका मतलब है कुछ बहुत ही ज्यादा खास मूवमेंट के लिए। और ये जो स्पेशल है इसका मतलब होता है बेसिकली इंपॉर्टेंट के करीब ज्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट के करीब ज्यादा है और ये खास की तरफ ज्यादा है। लंच इज सेवरल लेट इन द ऑफिस स्पेशली ऑन डेज, तो इंपॉर्टेंटली ऑन डेज, तो ये दोनों सही हैं। तो बोथ S1 एंड S2 आर राइट, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैटर वॉज रिवॉल्व बिटवीन द ग्रुप, अब ग्रुप के साथ बिटवीन नहीं आता, दो के लिए बिटवीन आता है, तो S1 तो रॉन्ग हो गया, तो S1 इज राइट, ये गलत, और ये वाला गलत। अब अमंग देम द टू नेवर, अब अमंग दो के लिए नहीं आता, तो दोनों गलत हो गए, तो S1 इज रॉन्ग एंड S2 इज राइट, नहीं बोथ, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। एक बार इस वाले क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, इसमें मैं गलती कर गया, यहाँ पे दिस इज स्पेशली नोटिसेबल, तो ये वाला तो सही है ना, स्पेशली नोटिसेबल अबाउट द पेयर, तो S1 तो राइट है, लेकिन यहाँ पे ना लंच इज सर्व्ड लेट इन द ऑफिस स्पेशली ऑन डेज व्हेन देयर इज, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंटली नहीं कह रहा बेसिकली, ये यहाँ पे वही खास की बात कर रहा है, यही वाला स्पेशल यहाँ पे आना चाहिए था, तो S2 बेसिकली रॉन्ग है, आंसर इसका ए होना चाहिए, इसको ठीक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता चुका हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी शैल हैव टू प्रेजेंट अवरसेल्फ बिफोर द डीन एंड एक्सप्लेन आवर बिहेवियर, अब ये एक ऐसी चीज है, थ्रेड जैसा है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था ऐसी चीजें पोएट में, टेंसेस में पढ़ाया था, विल से मेंशन होती हैं, तो यहाँ पे वी विल कहना चाहिए था, तो S1 रॉन्ग है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दे विल नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर इफ दे विश टू विन द कॉन्ट्रैक्ट,
दे विल नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। ये तो सही लग रहा है मुझे। हाँ तो S1 इज रॉन्ग, ये गलत लगा दिया ना मैंने। S1 इज रॉन्ग, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। S1 राइट नहीं है। ठीक है, अब S2 क्या कह रहा है, दे विल नीड टू गेट, उन्हें जरूरत पड़ेगी एक्ट टुगेदर। हाँ तो विल बिल्कुल सही लगा है, दे विल नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, तो ये जनरल सेंटेंस है, तो आंसर इसमें हो जाएगा S1 इज रॉन्ग एंड S2 इज राइट। इसका आंसर निकालना आसान है पर इसे थोड़ा कंफ्यूज करता है, यहां पे भी मैं कंफ्यूज हो रहा था। चलो अगला देखते हैं। आई हैव नॉट सीन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस नहीं होगा बेसिकली, ये फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है तो फॉर होगा, तो यानी पहला वाला तो सही है। सो बोथ 1 एंड 2 रॉन्ग, ये तो नहीं हो सकता आंसर। और S1 इज रॉन्ग, ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, ये वाला रॉन्ग है ना, तो बोथ राइट वाला आंसर नहीं हो सकता, और S1 इज राइट वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इट हैज बीन अ वाइल सिंस आई सॉ हर, ये बिल्कुल सही है, काफी टाइम हो गया सिंस आई सॉ हर, ये टाइम मेंशन किया है, जब से मैंने उसे देखा है, तो इनिशियल टाइम मेंशन किया है सिंस के बाद, बिल्कुल सही है, तो सेकंड वाला सही है, पहला रॉन्ग है, दूसरा सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। मैंने इसको सही किया ना, देखो ये वाला सेंटेंस सही है और ये वाला रॉन्ग है, तो S1 इज राइट एंड S2 इज रॉन्ग, S1 इज रॉन्ग, S2 इज राइट, ये होना चाहिए ना, S1 इज रॉन्ग एंड S2 इज रॉन्ग। क्या कर दिया मैंने, तो अब मुझे लगाना पड़ेगा S1 इज रॉन्ग, S2 इज राइट। हाँ भाई सही लगाया है, बी इज द करेक्ट आंसर। द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। शी आस्क्ड हर वेदर शी हैड सम पेट्स एट होम, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, बोथ S1 S2 आर राइट, डी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये थे हमारे 120 क्वेश्चन, एक लंबी क्लास, और मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस क्लास में, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मज़ा आया, क्वेश्चन सीखे आपने, समझे। इस क्लास को कराने का एक मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि बच्चा समझ पाए पेपर किस तरह का आ रहा है, वही समझ पाए कितना ज़्यादा रीड करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने आपको जल्दी जल्दी आंसर बताए और इसे एक्सप्लेन किया है कम से कम टाइम में, तो भी मुझे 1 घंटा 37 मिनट लगभग लग गए, 1.5 घंटे के अराउंड लगा ही लगा। ठीक है, तो अगर 1.5 घंटा 1.25 घंटे मुझे लग रहे हैं, तो एग्जाम में आपको इसको करने में कितना टाइम लगेगा ना, इसका ध्यान रखिएगा। पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना पड़ेंगे ना, पूरे PQRS आपको करना पड़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, तैयारी करते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।